चलो हम सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालते हुए समझ में आना चाहिए और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सीरीज में सीधे सीधे, पैरेलल में 1 करके, तो यहां आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, यहां आर इक्विवेलेंट ध्यान दीजिए R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 को ही ऐसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में याद रखना, तो जैसे मान लीजिए ये R है, ये 2R है, ये R है, इनका इक्विवेलेंट, तो पहले ये पैरेलल में सॉल्व होंगे 2R/3। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2R इंटू R बाय 2R प्लस R, 2R/3 प्लस R, और इसका कितना है R, 5R/3। मैं कैलकुलेशन करने में, देखिए पैरेलल में क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में हम इस चीज का कभी कभी हेल्प ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये होता 5R/3, ये होता 4R/3, इनका इक्विवेलेंट निकालना होता, ठीक है। तो एक आपके पास ऑप्शन ये था कि सीधे लगाओ। मैं इसमें क्या करता कि R/3 कॉमन ले लो इन दोनों में से, 5 और 4 का आंसर निकालो, तो ये अपॉन 3 का कंफ्यूजन खत्म हो गया। 5 और 4 का आंसर 20/9, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे इन दोनों का समेशन, तो 20/9 इंटू R/3, तो 20/9 इंटू R/3, 20/27R। तो ये इस तरीके से काफी आपको मदद करेगा कि पैरेलल में लिखने के लिए आप अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन निकाल लें। जैसे 18 ओम और 12 ओम होता, ये निकालना होता, तो ये बड़े बड़े कैलकुलेशन है इनकी जगह। लेकिन अगर मैं 6 का 3 गुना 6 का 2 गुना है, 6 ओम बाहर ले लूं, तो ये 3 और 2 लिखे, 6 ओम बाहर ले लिया। 3 और 2 का प्रोडक्ट कितना है 6, डिवीजन कितना है 5, तो 6/5 इसका हो गया, इंटू 6 36/5, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा ये होगा कि सीधे सीरीज पैरेलल दिमाग में सॉल्व कर पाए। तो कैलकुलेशन ही है, बस इसका ध्यान रखिएगा, कॉमन लेने वाली जुगाड़। तो कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कोशिश करना है आपको कि आपको दिमाग में ही आंसर आ जाए। अभी मत करिए अभी, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी। और तीसरा, ये था 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, इसमें सभी का R है। तो पहले आप कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करिए और सीधे दिमाग में कैलकुलेट करिए कि डायरेक्ट आंसर आप लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। फिर आप रिज्यूम करिए इसको। चलो तो देखिए, 3 और 2 का 5, 5 और 10 का, 5 और 10 का शायद निकालना मुश्किल हो, 5 कॉमन ले लो तो 1 और 2 का निकालना आसान है। 1 और 2 का 2/3 इंटू 5 10/3, 5 और 10 का लिखते तो 15/50। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। 5 और 10 का लिखते तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, 50/15, 5 से 10/3। या मैंने क्या कहा कि इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, क्योंकि ये कैलकुलेशन सीधे 2/3 दिख जाएगा, इंटू 5 10/3, और 10/3 में 2 ओम जोड़ना है, तो आंसर आ गया 16/3। चलो 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम, वैसे ही याद हो जाएगा करते करते, 6 और 3 का पैरेलल 2 होता है। अदरवाइज 6 और 3 का प्रोडक्ट 18 सम 9 आ गया, तो ठीक है। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, 6 ओम। 6 और 3 का पैरेलल फिर से 2, और 2 और 2 4 और 1 5। क्लियर? ये पैरेलल में थे तो कितना बना 2 ओम, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 सीरीज में एक के बाद एक आ रहे हैं, तो कितना आया 6 ओम। ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में है, 6 और 3 का रिजल्टेंट 2 हो गया।
अब ये वाला 2, ये कंबाइंड 2 और ये 1, कितना आ गया? 5। लास्ट में शुरुआत हम कहां से करेंगे? यहां से। वजह समझने की कोशिश करिए। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपने करे होंगे, नहीं करे होंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हम कंबाइन करना कहां से चालू करेंगे। क्या ये 2 पैरेलल में है? आंसर है नहीं। पैरेलल में होने के लिए दोनों टर्मिनल कॉमन होते हैं। इन दोनों का ये पार्ट कॉमन है, लेकिन ये वाला इससे कनेक्टेड तो है नहीं, तो ये 2 पैरेलल में नहीं है। लेकिन समझने की कोशिश करिए, ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है। कैसे? इस पूरे कॉम्बिनेशन का ये वाला एंड इसके इस एंड से कनेक्टेड है, इस कॉम्बिनेशन का ये एंड इससे कनेक्टेड है, तो दिस होल कॉम्बिनेशन ये इसके पैरेलल है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये रेजिस्टेंस R, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये R सीरीज में है। ठीक है, तो जैसे यहां पे भी ये दोनों पैरेलल में है, इनका कॉम्बिनेशन ये सीरीज में है, उन तीनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, होल कॉम्बिनेशन इन 2 के साथ सीरीज में। तो ऑब्वियस था बिल्कुल। चलो फिलहाल अब इसका आंसर निकालना है, तो हम कहां से शुरुआत करेंगे? यहां से, क्योंकि ये 2 कंफर्म सीरीज में दिख रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक आए। सीरीज में R और R का कितना है? 2R, और ये वाला 2R और ये वाला R पैरेलल में है। 2R और R का 2R/3, 2R/3 ये पार्ट, 2R/3 और R को कंबाइन करो, कितना हो गया? 5R/3। तो ये हो गया 5R/3। तो मैं चाहूं तो इसको बना देता हूं सहूलियत के लिए कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। R R R R, आप कहीं भी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो जितने भी पार्ट को किया है। तो ये मैंने क्या किया, इस पूरे को एक सिंगल से किया, R और R 2R, 2R/3 R, 5R/3। अब मुझे इनके आंसर चाहिए, तो वंस अगेन ये 2 सीरीज में है, तो पहले ये तो निकाल लें कितना है, 5R/3 और 2R। 5R/3 और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का समेशन, लेकिन चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 1/3 कॉमन ले लो, तो ये 5R और 6R का बनेगा, या R/3 कॉमन ले लो तो 5 और 6 का। तो इनका प्रोडक्ट कितना है? 30, समेशन कितना है? 11, तो 30/11, ये 3 कॉमन था तो 10/11, तो ये कॉम्बिनेशन 10R/11। ये कैलकुलेशन मदद करेंगे। हालांकि आपके पास ये भी तरीका था कि इनका समेशन अपॉन इनका प्रोडक्ट, सॉरी इनका प्रोडक्ट प्लस इनका समेशन। तो 6 और 5 11, 11R/3, 10R²/3। लेकिन ऐसे में क्या डायमेंशनली भी नहीं सोचना पड़ रहा है कि R/3 कॉमन लिया, अब नंबर बचे 5 और 6, 5 और 6 का 11/10, सॉरी 30/10, मतलब 30/11, 3 से 30 कटा, 10/11। चलो अब ये 10R/11 और ये 2R, ये तो डायरेक्ट ऐड होने हैं, R 10/11 2R, तो 10R/11 में 2R सीधे ऐड करो, 22 32R/11, तो ये पूरा आ गया 32R/11। अब 32R/11 और R को कंबाइन करना है। फिर से समझिए कि मैंने क्या किया, R/11 कॉमन लिया, 32 और 1 को कंबाइन करना है। 32 और 1 का प्रोडक्ट 32, समेशन 33, तो 32/33। आया समझ में कि इन दोनों को कंबाइन करना था, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने R/11 कॉमन ले लिया, 32 और 1 का, 32/33 R/11। तो ये आंसर मिल गया अपन को, 32R/33 × 11। लेकिन ये 2 R और सीरीज में जोड़ने हैं, तो फाइनली आंसर 32R/33 × 11 + 2R, ये आंसर आ जाता। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सीरीज पैरेलल सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए, इन सभी में स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ रहा था कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। और शायद आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी
कि ये ऐसे फिगर हो, रेजिस्टेंस किसी एंगल से हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है। जैसे ये था तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये किस एंगल से थे। जैसे अब चाहे ये सीधा लगा हो चाहे कर्व्ड में लगा हो, हैं तो दोनों आपस में पैरेलल में हैं। सिमिलरली ये तीनों आपस में सीरीज में हैं, तो ये सीरीज में, ये दो सीरीज में, ये तीनों आपस में पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट ये सीरीज में, ये वाला पार्ट सीरीज में, ऐसे। तो समझना क्या जरूरी है कि ये वाला पार्ट पहले हम कंबाइन कर लेंगे। सभी का रेजिस्टेंस मैं R मान ले रहा हूं, तो एक और एग्जांपल करके दिखा रहा हूं बस ये। इनको कंबाइन कर लो, जिनको सिंप्लीफाई कर सकते हो कर ही लो। तो इन दो को कंबाइन किया तो ये बन गया 2R। ये R एज इट इज, चाहे तो ये R और ये R कंबाइन कर सकते थे यहीं पे, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं। अब मुझे इनका कॉम्बिनेशन लिखना है, तो R R R 3R और R का कॉम्बिनेशन और 2R का, तीन पैरेलल में सॉल्व करते तो या तो हम ऐसे सॉल्व करते 1/3R 1/R 1/2R, ये, या हम ऐसे करते कि 3R और R का 3R/4, 3R और R का 3R/4, फिर इसके साथ कंबाइन कर दो। ठीक है, तो हम इसी को करने के लिए 3R R 2R कंबाइन करते तो, हालांकि आसान क्या पड़ता, पहले इन दो को कंबाइन कर लो। 3 और 2 का 6/5 और 1 के साथ 6/11, ये। या आप इन दो का करते तो कितना आता, 3R/4 और 2R, ये कंबाइन करते तो इसमें 1/4 कॉमन ले लेते, R/4। 3 और 8 का करते तो 24/11 इंटू R/4 आ गया 6/11। ठीक है, चलो तो ये बना 6R/11। ये कितना है, सीधे R। ये कितना है, R और R का R/2, R/2 और R का 3R/2, 3R/2 और R का 3R/5। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, R/2 और R, 3R/2 और R, तो ये बना R और 3R/2 का कॉम्बिनेशन। वंस अगेन मैंने क्या किया, R/2 कॉमन लिया, 3 और 2 का 6/5, 2 से कटा 3/5 और नीचे 2R। और अब तो ये बहुत आसान हो गया कि ये सभी का कॉम्बिनेशन, ये तो सीधे जोड़ना है, 6/11 R और R 2 प्लस 3/5, LCM कितना है 55, ये कितना बना 30, ये कितना बना 55 का डबल 110, ये कितना बना 33। ठीक है, तो ये बना 140, 173/55R और ये 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया, ये 2R आया, ऊपर आया 173/55R, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इनको कंबाइन करते तो R/55 कॉमन ले लो, 173 और 110 का, 173 इंटू 110 अपॉन 173 प्लस 110। ठीक है, आगे समझे, 55 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है इसको, तो वो कर ही लोगे। ठीक, कुछ स्पेशल केसेस जरूर इसमें जो फ्रीक्वेंट यूज होंगे वो याद रखिएगा। R R R सेम अगर जैसे 3 बार लिखा है तो R इक्विवेलेंट सिंपली R/3, और n बार लिखा है सेम रेजिस्टेंस तो आंसर R इक्विवेलेंट सीधे R/n आएगा।
दूसरा, कई बार ये काफी हेल्प करता है कि आप 1 के साथ किसी चीज का इक्विवेलेंट लिखो। जैसे R है, ये NR है, इनका इक्विवेलेंट NR बाय N+1। जैसे ये मैं कहां कह रहा हूं, जैसे मान लो 11R बाय 5 और 3R था, इसका इक्विवेलेंट लिखना था, सोचना मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी में 3 कॉमन ले रहा हूं। 3 अगर कॉमन लेता तो 11R बाय ये कितना बनता 15, ये कितना बनता R, और इसके हिसाब से 11R बाय 15 का दिस +1 अपॉन दिस, तो इन दोनों का सॉल्व करने पे कितना बनता 11 बाय 15 और 1 का 11 बाय 15 + 1 11 बाय 26 इंटू 3, तो 33 बाय 26 R। क्या होगा कि करते करते आपको ये याद हो जाएगा। कैसे, ये R है, ये 5R बाय 6 है, तो इनका इक्विवेलेंट 5R बाय 11 है। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा सीधे सीधे कि R के साथ अगर आप किसी को सॉल्व करते हो M बाय N R, तो इसका आएगा M बाय M + N R। तो याद रखो तो अच्छी बात है, वैसे करते करते याद हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 ही स्पेशल केस बोले लगभग कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R बाय N कर दो, सीरीज में है तो NR, अंडरस्टूड है, और R के साथ M बाय N R है तो M बाय M + N R। तो ये एज अ ट्रिक यूज होता है कॉमन सेंस ही। अब हम बात करते हैं, पहली बात कर चुके हैं कि जहां सीधे सीधे सीरीज पैरेलल समझ में आ रहे थे, लेकिन कभी कभी सीरीज पैरेलल होते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। जैसे ये एग्जांपल देखिएगा, आसान सा लेता हूं। जैसे ये था, अब देखें R, सभी का R ले रहा हूं। अब ये सीरीज पैरेलल उतने अच्छे से समझ में आ नहीं रहा है कि सीरीज पैरेलल कौन से है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सीरीज पैरेलल हमने कैसे देखे, दोनों टर्मिनल सेम होने चाहिए, ये हमारा पैरेलल हो गया, सीरीज वन आफ्टर अनदर होना चाहिए। लेकिन देखिए ये R इस R की सीरीज में होता, ये दोनों सीरीज में होते, अगर बीच में से ये तार नहीं निकलता तो जो करंट इसमें से जाएगा वही इसमें से जाएगा। सीरीज में तभी तो कहते हैं कि जो इसमें से जाए वही उसमें से जाए, लेकिन जो करंट इसमें से जाएगा वही इसमें से थोड़ी ना जाएगा, कुछ तो यहां से निकलेगा। सिमिलरली ये दो सीरीज में भी नहीं है, क्योंकि जो करंट यहां जाएगा वही यहां नहीं जाएगा। तो सीरीज में पता करना के तरीका क्या है कि अगर एक करंट भेजो, अगर सेम टू सेम पूरा का पूरा चला गया तो सीरीज में, लेकिन अगर कुछ पार्ट कहीं से निकल गया तो सीरीज में नहीं है। तो इनमें से ये सीरीज में तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये दो कंफ्यूजन ऐसा होता है कि ये दो आपस में पैरेलल में है। पैरेलल की रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये टर्मिनल कॉमन और दूसरा टर्मिनल भी कॉमन होना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, इसका ये वाला टर्मिनल इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसका किसी और पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसका मतलब ये टर्मिनल कॉमन नहीं है। ये भले ही पैरेलल में बने हैं, पैरेलल में है नहीं। तो पैरेलल में होने के लिए कोई रूल नहीं है कि पैरेलल में लिखे होने चाहिए, किसी एंगल पे भी बने हैं तो भी पैरेलल है। जैसे ये 2R इज पैरेलल टू दिस R, तो पैरेलल की कंडीशन ये है कि पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का ये वाला वायर इसके पैरेलल में लगा हुआ था, क्योंकि ये टर्मिनल कॉमन थे। ठीक, हाँ, सरप्राइजिंगली ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। कैसे? ये टर्मिनल कॉमन है, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल कॉमन है, और दरअसल इनडायरेक्टली ये भी कॉमन है क्योंकि ये डायरेक्ट एक किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। कंडक्टिंग वायर से जोड़ना मतलब उन दो पॉइंट को कनेक्ट करना या दोनों पॉइंट कॉमन हो जाना।
ठीक है। क्यों? सुपर कंडक्टर या कंडक्टर वायर जो भी हम मान रहे हैं उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, इस पर कोई ड्रॉप नहीं आने वाला। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। और अगर मैं इसका B मान लूं, इसका B मान लूं, इसका A मान लूं, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यहां भी VA माइनस VB, दैट मीन्स दिस पार्ट इज पैरेलल टू दिस वन, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो टर्मिनल कॉमन होने के लिए फिजिकली टर्मिनल का कॉमन होना जरूरी नहीं है। इफ दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर देन द टर्मिनल्स आर सेड टू बी कॉमन। तो शायद समझ में आ गया होगा कि ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल में कैसे है। ये टर्मिनल कॉमन है और ये हमने जोड़ दिया। अब जरा हम समझते हैं ये वाला और ये वाला क्या पैरेलल में है। तो इन दोनों का ये टर्मिनल कॉमन है, लेकिन इसका ये टर्मिनल, इसका ये टर्मिनल, ये दो ये कॉमन होते अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता। तो अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता तो इन दोनों का वोल्टेज बराबर होता, और वोल्टेज बराबर होता तो ये दोनों पैरेलल में आ जाते। अभी ये पैरेलल में नहीं आए। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये समझिए। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ऐसा होता तो आर इक्विवेलेंट कितना है? 11 ओम। लेकिन अगर मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। हां, अब आर इक्विवेलेंट कितना है? तो सिंपली ये दोनों तो शॉर्ट हो गए, निपट ही गए। शॉर्टिंग समझते हो, दोनों तार को जोड़ दिया, ये शॉर्टिंग निपट गए। रेजिस्टेंस कितना बचा? 6 ओम। फिलहाल हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। हम ये समझने वाले हैं कि हमने वायर नीचे से लिया, एक वायर ऊपर से लिया, और अब हम बात कर रहे हैं तो वाकई में अगर ये A है, इसका वोल्टेज A है, इसका वोल्टेज B है, तो इसका भी वोल्टेज B ही है क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। और इसका अगर वोल्टेज A है तो इसका भी A ही है क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो अब जरा देखो, A और B के अक्रॉस, A और B के अक्रॉस, A और B के अक्रॉस, तो लग रहा है सीरीज में है दरअसल ये सर्किट ऐसा। 2, 3, 6 A और B के अक्रॉस, और इक्विवेलेंट कितना आता? 6 और 3 का 2, 2 और 2 का 1। तो इस तरीके से सीरीज पैरेलल में सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि बड़ा आसान सा तरीका है इसको समझने के लिए कि जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं, ये पॉइंट बनाने वाली, ये मेथड आपको मदद करेगी। मतलब ये लफड़ा तभी होगा जब कहीं कंडक्टिंग वायर बीच में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट बना लेंगे A B एटसेट्रा, और फिर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये मैं यहां क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने नाम दिया A, B, C, D, ये दिया। रेजिस्टेंस लिए R, सबका R ही ले लेता हूं, छोड़ो। अब हमसे पूछा होता R इक्विवेलेंट अक्रॉस AC, AB, और तीसरा AD, चौथा CD। देखते हैं यहां क्या डिस्कशन चल रहा है। A और C के अक्रॉस R इक्विवेलेंट चाहिए। तो जिनके अक्रॉस R इक्विवेलेंट चाहिए, या तो क्या होगा कि आपको सीधे ही दिख जाएगा, क्योंकि इसमें वायर्स नहीं है तो ये सीधे ही आपको दिखेगा। तो जिनके अक्रॉस निकालना है वो ऐसे बना लो। हमने बात की थी अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग निकलता है। जैसे इस वाले में कि ऐसे करंट जा रहा है तो आंसर कुछ और है, ऐसे करंट जा रहा है तो कुछ और है, ऐसे जा रहा है तो कुछ और है। तो किन दो के अक्रॉस भेज रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। चलो, तो करंट मैंने ऐसे भेजा, ऐसे निकाला, तो इनके लिए सॉल्व करते तो ये दो पैरेलल में है, इनका कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ सीरीज में, होल कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में। तो ये कितना हो गया? R/2। ये कितना हो गया? 2R। 2R और R/2 का निकालना है तो वंस अगेन मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 कॉमन ले लूं। तो 4R और R का है, 4 और 1 का 4/5, 1/2 कॉमन लिया था 2/5। तो इस पूरे का ऊपर जो आ गया
वो आ गया 2/5, नीचे आ गया r और कॉम्बिनेशन 2r/7। ठीक, अब हमसे पूछा है ए बी के अक्रॉस, तो फिर से मैं फिगर बनाता हूं। ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। अब ए बी के अक्रॉस जब देखें तो ये दो पैरेलल में है, उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, तो r/2 समझिएगा, r/2 और r सीरीज में, r/2 और r का कितना हो गया 3r/2, ऊपर कितना है 2r, 2r नीचे कितना है 3r/2, a और b। और इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 कॉमन लो, बेहतर है r/2 सोचो, r/2 कॉमन लिया 3 और 4 का, 3 और 4 का 12/7, 1/2 कॉमन लिया था तो 6/7। तो देखिए आंसर कुछ और है, ए डी के अक्रॉस, ए डी के अक्रॉस और ए बी के अक्रॉस सेम आंसर आएगा। फील करिए, क्योंकि एक्चुअली बी और डी सेम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा तो दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा और सेम पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ए और बी के अक्रॉस आंसर वही है जो ए और डी के अक्रॉस है, तो फिर से निकालने की जरूरत नहीं। फाइनली पूछा है सी और डी के अक्रॉस, तो फिर से मैं फिगर बना लेता हूं। सी और डी के अक्रॉस पूछा है, इसके और इसके अक्रॉस ठीक वही आएगा जो इसके और इसके अक्रॉस आएगा। इन दोनों के अक्रॉस और इन दोनों के अक्रॉस सेम आएगा, क्योंकि ये दो पॉइंट तो सेम है। तो इवन मैं इस पॉइंट को भी यहां खिसका सकता हूं। इन दो के अक्रॉस पूछा है, मतलब इन दो के अक्रॉस पूछा है, एक ही बात है। अब देखो ये बनाते तो ये तीनों सीरीज में 3r और r का 3r/4, 3r/4 और r का 3r/7। तो यहां समझने की कोशिश करिए कि R इक्विवेलेंट इस पे डिपेंड करता है आप किन दो पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट के अबाउट R इक्विवेलेंट अलग अलग आएगा। तो पहले मैं कुछ एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जहां इसमें कंडक्टिंग वायर आएंगे। चलो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन में पूरा डेटा दे रखा है, आपको ए और बी इन दो के अक्रॉस निकालना है। सेकंड में सभी का रेजिस्टेंस R है, लेकिन आपको निकालना अलग अलग पॉइंट के अक्रॉस है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, ये पूरी एक वायर लूप है, ऐसे रेजिस्टेंस की एक लूप है, एक ऐसा वायर है, और इस पूरे में कहा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ρ0 है। ρ0 कोई कांस्टेंट है, डायमेंशन से मत सोचना, ओम पर मीटर इसकी डायमेंशन होगी अगर होगी तो। फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, सर्कल की रेडियस स्मॉल a है। ध्यान दीजिए ये वायर नहीं है, ये बस डॉटेड रेडियस बनाने के लिए। एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है, एक वायर नीचे है। तो इस पूरे सिस्टम का ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का 4 और 2 6, 6 और 3 का 2, ठीक है। 2 और 4 का 6 और 6 12, ऊपर 12 है नीचे 6 है, और 12 और 6 का रिजल्टेंट 4, और 4 और 4 का पैरेलल 2। ये आंसर आ गया पहले का। सेकंड क्वेश्चन में ए सी के अक्रॉस, तो हमेशा क्या करेंगे हम, इनिशियली तो आपको फिगर बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि अभी आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसका, बाद में अपने आप करना सीख जाओगे। ए और सी के अक्रॉस, ये फिगर मैंने कॉपी पेस्ट मारा, तो इसके अक्रॉस R R R, ये 3R सीरीज में, तो ये 3R मैंने ऐसे बनाया, ये 2R सीरीज में, ये R, ये ऐसा, और ये तीनों आपस में पैरेलल में। तो इन तीनों का सॉल्व करते तो 3 और 2 का 6/5 और 1 6/11, पहले का आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन में ए डी, ए और डी के अक्रॉस, इसके और इसके अक्रॉस निकालना है। ए और डी के अक्रॉस, वैसे शायद एक बात समझ रहे होंगे, ये ट्रायंगल का ये वाला पार्ट अगर मैं उठा के नीचे भी रख दूं तो भी क्वेश्चन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, नीचे रखने पे भी पैरेलल में है।
ठीक है। और अब आपको निकालना है ए और डी के अक्रॉस। तो ये कुछ ऐसा बना, मैंने इसलिए बना लिया फिगर थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये कितना बन गया 2r/3, r r r, 2r/3 और r का सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये r और r का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो d और a के अक्रॉस 2r ऊपर है, 2r/3 और r का 5r/3 नीचे है, 1/3 कॉमन लो, 6 और 5 का रिजल्टेंट 30/11, 3 से कट गया, 10r/11। ठीक। तो हमें समझिएगा, हमें ए और डी के अक्रॉस चाहिए था। सीधे सोचिए कि ये 2r/3 और r, 5r/3 और 2r। ठीक है। तीसरा पूछा है सी और डी के अक्रॉस, और सी और डी के अक्रॉस निकालते मतलब ये फिगर कुछ ऐसा बन जाता। सी और डी के अक्रॉस, तो ये वाला सीरीज में 2r/3 r r, तो 2r/3 और 2r सीरीज में है, 8r/3, तो 8r/3 ये आया, r के साथ पैरेलल में है, 8r/3 8r/11। लास्ट पूछा है ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। ए और बी के अक्रॉस, देखिए ये फिगर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको अगर मैं पलट देता तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आता कि ये फिगर कुछ ऐसा है। अब जरा देखिए ए और बी के अक्रॉस, ये तो पैरेलल में नहीं है, लेकिन हम यहां से तो आ सकते थे। तो ये r r r कितना बना 3r, तो ये 3r ऊपर बनाया, r ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों। और अब जरा सोचिए ए और बी के अक्रॉस 3r और r का, 3r/4 पैरेलल में है, 3r/4 और r का 3r/7, 3r/7 और r का 3r/10। ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या किया हमने, ए और बी के अक्रॉस निकालना था। ऐसे थोड़ा सोचना मुश्किल हो रहा है, हालांकि उतना मुश्किल भी नहीं है। ए और बी के अक्रॉस, इन तीनों को ये भूल जाओ, ए और बी के अक्रॉस निकालना था। ये तीनों सीरीज में है, मिलके इसके पैरेलल में है, और वो इसके सीरीज में है, और मिलके इसके पैरेलल में है। आप इतने जल्दी शायद ना सोच पाए, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे बना लिया। अब समझ में आने लग गया, ये 3r हमारा सीरीज में, r उसके पैरेलल में। ठीक है। और ये r इधर, ये r इधर। तो पहले ये सॉल्व किया, 3r/4, 3r/4 को r के साथ सॉल्व करो तो 3r/7। तो ये दोनों कंबाइन करने पे, सॉरी 7r/4, मैंने गलत किया था, ये सीरीज में। तो 3r/4 प्लस r, 7r/4, और ये आया r, और इनको कंबाइन करिए तो कितना आया 7r/11 पैरेलल में। ठीक है। उतना आसान नहीं था ये बता पाना कि किन दो के अक्रॉस रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा या क्या रेशो आएगा, निकालना ही पड़ेगा। चलो थर्ड पार्ट इसका, टेकिंग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एज रो नॉट, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ये देखिए क्या है कि ये है तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन कि ये तीन रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है। अब ये रेजिस्टेंस कितना है, तो ये लेंथ कितनी है a, ये कितनी है, तो ये 60 डिग्री, तो ये लेंथ पाई a/3, ये लेंथ 2 पाई a/3, सॉरी ये 120 डिग्री है। ये r थीटा से निकाला, ये क्वेश्चन कितना था 60 डिग्री दिया था, सॉरी मैं सोचा था 120 है, 60 डिग्री था।
तो 60 डिग्री है तो पाई a बाय 3, और ये 60 डिग्री है तो बचा हुआ ये कितना है 300 डिग्री, और ये 300 डिग्री मतलब इसका 5 गुना, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है e, लेकिन हमें रेजिस्टेंस लिखने हैं, तो इसका रेजिस्टेंस रो नॉट ए, इसका रेजिस्टेंस रो नॉट पाई ए बाय 3, और इसका रेजिस्टेंस रो नॉट 5 पाई ए बाय 3। अब इनको हमें कंबाइन करना है, तो कंबाइन करना है तो आप पहले इसको और इसको कंबाइन करिए, दोनों में पाई टाइप का आ रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए रो नॉट पाई ए बाय 3 कॉमन ले लो। 1 और 5 को कंबाइन करना है, 1 और 5 को पैरेलल में, तो 5/6 आता, 5/6। इसको कंबाइन करना है हमें अब रो नॉट ए के साथ सीरीज में, तो ये तो जोड़ना है, रो नॉट ए कॉमन ले लो, पैरेलल में ही करना है, पैरेलल में करना है, तो फिर से रो नॉट ए कॉमन लो, क्या बचा रो नॉट ए कॉमन लेके 5 पाई बाय 18 और 1, तो ये बना रो नॉट ए, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 पाई बाय 18, 5 पाई बाय 18 प्लस 1, ये आर इक्विवेलेंट आया, ठीक है। तो क्या किया, इसकी लेंथ ए थी, इसकी लेंथ पाई ए बाय 3 है, इसकी लेंथ ये क्यों 60 डिग्री ये एंगल बन रहा है, तो ये लेंथ पाई ए बाय 3, ये वाली लेंथ 5 पाई ए बाय 3, तो रो नॉट का मल्टीप्लाई किया, रेजिस्टेंसेस मिल गए, पहले इसको सॉल्व किया, कैसे किया, रो नॉट पाई ए बाय 3 कॉमन लिया, 1 और 5 का 5/6, इसको और इसको सॉल्व करना था फिर से पैरेलल में, क्योंकि इन दो का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, तो रो नॉट ए कॉमन लिया, तो 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 18 और 1 का, तो 5 पाई अपॉन 5 पाई प्लस 18 रो नॉट ए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा सीरीज पैरेलल कैसे ढूंढना है। चलो अब डिस्कस करते हैं कि अगर इसमें कंडक्टिंग वायर्स आ गए तो उनका क्या रोल है। तो बस कॉन्सेप्ट क्या है कि कंडक्टिंग वायर मतलब सेम पोटेंशियल या सेम पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे समझिएगा हमने ये दो रेजिस्टेंस लगाए, बीच में ये था, इसका आर इसका आर इसका आर, तो हम सीधे 2r/3 कर देते हैं कि इसका आर इसका आर, इस लेंथ की तो हमने बात ही नहीं की। और शायद ये भी समझ गए फर्क नहीं पड़ता ये लेंथ कितनी है, मैं इन दोनों के बीच की लेंथ स्ट्रेच भी कर दूं ये, तो भी आंसर तो उतना ही 2r/3 आएगा। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि ये पार्ट आप कट करके बिल्कुल छोटा भी कर देते तो भी आंसर वही आता, क्योंकि इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, इसी को मैं एक दूसरे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये था, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, जैसे ये होता R 2R 2R 3R, तो पहले इनका हम निकालते तो कितना बनता, ऊपर आता 2r/3 3R, नीचे आता 5R 3R और 5R, और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करो, ऐड करो 15/8, ये आंसर होता। लेकिन मैंने अगर वायर इनके बीच में लगा दिया तो इस वायर से क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने अभी कुछ देर पहले बात की कि वायर की लेंथ से तो फर्क ही नहीं पड़ता कि ये वायर की लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ बढ़ा दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस लेंथ को 0 ना मान लूं, और अगर मैं इस लेंथ को 0 मानूं तो ये इधर चिपक गया, ये इधर चिपक गया, सोचो। तो अगर इस वायर की लेंथ को मैंने 0 मान लिया तो ये ऐसा बन गया, और अब इसका इक्विवेलेंट कितना है 2r/3, इनका इक्विवेलेंट कितना है समझ के, पैरेलल में सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन सीरीज में 6r/5, और अब इनको कंबाइन करते तो 2/3 6/5, 2/3 प्लस 6/5 10 18 28 12, ठीक। तो ये इनका कॉम्बिनेशन आ जाता। तो जैसे यहां हमने क्या सोचा, अगर वायर की लेंथ छोटी कर देते तो पैरेलल में आ जाते, लेकिन जो मैंने पिछला डिस्कशन लिया था कुछ ऐसा था जिसमें मैंने कहा था ये दिख रहे हैं और हो जाएंगे पैरेलल में।
अब इसमें वायर की लेंथ छोटा करते तो भी शायद उतना अच्छा फिगर समझ में आता नहीं, आ भी सकता था। इस वाली लेंथ को आप 0 करिए, ये लेंथ अगर 0 करिए तो ये दोनों चिपक गए, तो इस पूरे को घुमा के इसके ऊपर रखिए, ये इसको उठा के इस पे रखिए। तो मैंने R2 को उठा के इस पे रख दिया, ठीक है, और ये R2 उठा के यहां रख दिया, और ये हमारा R3 है। लेकिन R1 और R2 का जंक्शन, अब देखिए ये हौच पौच हो गया कि R1 और R3 के जंक्शन इसका क्या करें, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। तो यहां कंफ्यूजन हो रहा है, यह उतना आसान नहीं, सीधी बात ही है। तो हम क्या करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच फॉलो करेंगे। हमें यह तो पता है कि कंडक्टिंग वायर्स जितने हैं उनका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो जैसे मुझे यह सॉल्व करना होता, तो अगर इसका पोटेंशियल A है, इसका पोटेंशियल B है, तो दरअसल इस पूरे वायर का पोटेंशियल A है, मतलब ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ही A हैं, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि इसकी लेंथ कितनी लेता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट हो गए। और अगर ये B है तो ये भी B है, क्योंकि ये भी पक्का था, तो यहां से यहां तक B है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब जरा ये कंबाइन करिए, हमें निकालना किनके बीच में है, A और B के बीच में। पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में लगा, A और B के। दूसरा रेजिस्टेंस भी A और B के। तीसरा रेजिस्टेंस भी A और B के। तो दरअसल R1 R2 R3 पैरेलल में, ठीक है। इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस यहां कर देता हूं, सो दैट आपको दिखे कि अंतर क्या आ गया है। R1 R2 R3 R4। अब लिखते तो ये A है, ये B है, जिनके अक्रॉस निकालना है उनको A और B नाम दे दो। तो ये अभी भी A है, लेकिन ये B है तो ये B नहीं है, वी विल हैव टू रीनेम इट, मतलब कुछ और रखना पड़ेगा, और मैंने रखा नाम C। और अब मैं क्या कर रहा हूं, A और B के बीच में C कहीं बीच में बना दिया। अब टोटल रेजिस्टेंस 4 है हमारे पास। पहला A और C के बीच में, R1 A और C के बीच में, दूसरा भी A और C के बीच में, R2, ये भी हो गया, ये भी। अब ये A और B के बीच में है, और ये B और C के बीच में है। देखें, C और B के बीच में, C और B के बीच में R4, और ये क्या है, A और B के बीच में R3। तो समझिए, ये मैंने A और B बनाए, C बीच में बनाया, तो A और C के बीच में R1, A और C के बीच में R2, A और B के बीच में R3, तो A और B के बीच में R3, और एक और बच गया था B और C के बीच में, तो B और C के बीच में। अब देखिए कितना आसान है, ये दोनों पैरेलल में, कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, होल कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे लेना है इनको। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा। हाँ, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सभी का रेजिस्टेंस मैं R मान रहा हूं कि हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। अब देखिए यहां पे है क्या, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये भी एक वायर है, और ये ऊपर से निकला है, मतलब ये वायर इससे कनेक्टेड नहीं है, दोनों वायर अलग अलग हैं। अब मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज पैरेलल तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते कि पॉइंट के नाम देते। ये अगर A है तो सेम वोल्टेज पे जो कनेक्टेड है ये A है, सेम वायर से है ये A है। फील करिए, सेम वायर सेम वायर। अब हमने इसका नाम B दिया, तो ये बदल जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया C, और ये C है तो ये भी C है, सेम वायर। ये C यहां तक C चलता, लेकिन रेजिस्टेंस आ गया तो यहां नाम बदलना पड़ेगा, यहां भी A के बाद नाम बदलना पड़ेगा D। तो पहले ये समझिए नाम कहां बदलने पड़ रहे हैं। हमने क्या देखा, A और B तो नाम देने ही है। अब पहले देखा A इनमें से किनका नाम दे सकते हैं, तो इसका नाम A नहीं दे सकते, इसका नाम A नहीं दे सकते, रेजिस्टेंस आ गया। यहां पूरे तक A नाम चल रहा है, A है।
अब यहां से भले ना समझ में आए, लेकिन यहां से समझ में आ रहा है कि ये भी ए है। चलो अब देखें, ये बी है ना, ये इसका नाम बी दे सकते हो ना इसका, क्योंकि ये बदल गए, इसका नाम सी दिया, और चूंकि ये कनेक्टेड है तो ये भी सी है, वोल्टेज सेम हो गया। अब जितने भी जंक्शन थे, जंक्शन मतलब ये जंक्शन पॉइंट, सभी के नाम हमें पता है। अब हमें क्या करना है, ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट पे बनाना है, सी और डी इसी लाइन पे बनाना है। ठीक है, तो सी और डी हमें यही बनाना है, एक ए और सी के बीच में, एक तो यहां से बनाना चालू करें। तो पहले मैं सिर्फ सी बनाता हूं, डी लास्ट में सोचूंगा। तो यहां से ए और सी के बीच में एक बनाया, बी और सी के बीच में दूसरा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी बी और सी के बीच में, ये भी हो गया, ये भी ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। अब जरा देखें, ये वाला भी हो गया, ये ए और ए के बीच में ये निपट गया, ए और ए के बीच में। क्यों? क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, ये दरअसल शॉर्ट हो गया। तो अगर दोनों पॉइंट सेम आ जाएं तो उसको हटा दो, भूल जाओ, वो कोई काम का नहीं है। अब क्या आया, ये एक और ए और सी के बीच में, एक और ए और सी के बीच में। अब देखिए, ये डी और सी के बीच में आया। अब डी पॉइंट यहां नहीं दिख रहा है, एक ए और डी के बीच में आया, एक और ए और डी के बीच में आया, तो डी कहीं मैं यहां बना लेता हूं, मैंने डी ये बना लिया। अब ए और डी के बीच में एक आया, ए और डी के बीच में दूसरा आया, ये हो गया, ये हो गया, डी और सी के बीच में एक आया, ये हो गया, ये वाला डी और सी के बीच में है। और अब हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। और अब सॉल्व करना आसान है, जरा देखिएगा, ये तो हमसे सॉल्व हो गया, सी और बी के बीच में आर और आर का r/2। अब जरा यहां देखें, r/2 और r/2 और r कितना बना, 3r/2। ये r r r सीधे पैरेलल में कंबाइन कर दो, r/3। पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब तो बड़ी आसानी से सॉल्व होते हुए दिख रहा है। r/3 और 3r/2 चाहिए, तो 1/3 और 3/2 का चाहिए, तो मैं क्या करूं, 1/6 कॉमन ले लूं, 3 और 1/6 मैं क्या कर रहा हूं, इसका निकालने के लिए 1/6 कॉमन लिया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई करता तो ये 2 बनता, यहां 6 का मल्टीप्लाई करता तो ये 9 बनता, और ये 6 से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि 2 और 9 में फ्रैक्शन नहीं आएंगे। 9 और 2 का 18/11, 18/11, 1/6 है, 3/11, और ये कितना है, r/2, और इनका कॉम्बिनेशन 17r/22, 6 ये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। नहीं आया हो तो इसको फिर से देखो। अप्रोच हमारा बड़ा सिंपल सा है, जिन दो को निकालना है उनको ए बी मानिए और उनको सबसे दूर बनाइए, बाकी सब जितने बनेंगे उनके बीच में बनेंगे। अब ए से चलना चालू करिए, जब तक ए मिल रहा है तब तक ठीक है, अगर कुछ और मिल गया तो उसको नाम बदल दो। ऐसे बी से चलना चालू करिए, नाम बदल दो, अगर सेम वायर से कनेक्टेड है तो बी नाम है, अदरवाइज सी नाम हो गया। यहां सी था, यहां कुछ और नाम होता, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है, दैट्स वाई दोनों का पोटेंशियल सेम है, नाम सेम हो गया। और अब इनको सबको प्लॉट कर दो, हर जंक्शन पे एक नाम होगा, और सबको हमने कनेक्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। इसके बाद तो सीरीज पैरेलल नॉर्मली बन जाएगा। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। ये बिल्कुल आसान सा, वैल्यूज चारों दे रखी हैं। स्विच ओपन है तो आंसर क्या आएगा, स्विच क्लोज है तो क्या आएगा, ए और बी के क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 2 में सभी का रेजिस्टेंस आर लेना है, ये वायर्स हैं, ठीक है, मतलब जहां रेजिस्टेंस बना है सिर्फ वही आर है। लो बनाई देता हूं, ए बी के क्रॉस। अगले में भी इन सभी का रेजिस्टेंस आर है, मैंने लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है। ए बी के क्रॉस कितना आएगा। चौथे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो देखिएगा
3 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये स्ट्रेट वायर, ये भी एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, ऊपर से निकला है, कनेक्टेड नहीं है। 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 12 ओम, ए और बी के अक्रॉस। इसमें सबसे बड़ा टास्क तो ये होता है कि फिगर सही बना लो, ठीक है। तो फिगर बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू सॉल्व करना, लेकिन ऑप्शन नहीं है, आपको फिगर बनाने ही पड़ेंगे। चलो तो करिएगा, जब हो जाए तो वापस आइए। चलो देखिए, शुरुआत तो बड़ी आसान सी थी। स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन है तो इसका कोई रोल नहीं है, ये दोनों वाकई में सीरीज में है, ये दोनों वाकई में सीरीज में है। तो जब स्विच ओपन था तो इस वायर का मतलब ही नहीं रहा, तो ये फिगर सिंपली वायर का कोई रोल नहीं है। 2 ओम, 1 ओम, 6 और 3 इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2। लेकिन जब स्विच क्लोज था, तो ये ऐसे चिपक गए, ऐसे चिपक गए, तो अगर इसका नाम सी दूंगा तो इसका भी नाम सी दूंगा, तो ये ए और बी बनाया, सी बीच में बनाया, ए और सी के अक्रॉस 2 ओम, ए और सी के अक्रॉस 2 ओम, सी और बी के अक्रॉस 4 ओम, सी और बी के अक्रॉस 1 ओम। हालांकि सीधे समझ में आ रहा था, ये पैरेलल में आ गए, ये पैरेलल में आ गए, और ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में। 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1 ओम, 4 और 1 का 4/5 ओम, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 9/5 ओम। तो पहले पार्ट का आंसर 2 ओम, दूसरे पार्ट का आंसर 9/5 ओम। चलो सेकंड पार्ट में नाम देने पड़ेंगे। ये ए नाम दिया, ये बी नाम दिया। अब यहां से चलते हैं तो इसका नाम भी ए ही है, लेकिन यहां बात करें तो ये बदल जाएगा। तो इसका नाम दिया मैंने सी, लेकिन अच्छी बात है ये भी सी है, लेकिन सी और बी सेम है, तो ये मैंने मिटाया, इसको बी लिखा और इसको बी लिखा। पक्का समझ गए? यहां आने से हमें पता चला कि नया नाम देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आप यहां से आओ, यहां से आओ, ये तो पक्का सी है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो बी था ही, ये ए था ही। अब हर जंक्शन का हमारे पास आंसर है, तो पॉइंट बना लेते हैं, ए और सी, सॉरी बी, ए और बी, जिनके अक्रॉस बनाना है वो एक्सट्रीम होने चाहिए, वो सबसे दूर बनेंगे। अब ये ए और बी के अक्रॉस, ये बी और सी के अक्रॉस, ए और सी के अक्रॉस, ए और सी के अक्रॉस, बी और सी के अक्रॉस, वंस अगेन बी और सी के अक्रॉस, और लास्ट फिर से ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। तो समझिए बीसी के अक्रॉस 2 थे, बीसी के अक्रॉस 2 हैं, एसी के अक्रॉस 1 है, ए बी के अक्रॉस एक ये वाला, एक ये वाला, ये बना। अब सब वैल्यूज, आर और आर का r/2, r/2 और आर का 3r/2, और आर का पैरेलल r/2, और 1/2 कॉमन लो, 3 और 1 का 3/4, 1/2 3r/8। थर्ड पार्ट भी मोर और लेस सेम था, इसमें कुछ खास लिखना नहीं था, क्योंकि यहां भी लगभग वही होने वाला है। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, लेकिन इसको आपको बदलना पड़ेगा, इसको नाम सी देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसको नाम मत दीजिए, क्योंकि ये दो कंबाइन करके हम 2r लिख लेंगे। नाम किनके देने हैं? जो जंक्शन है। एक मिनट, लेकिन एक ये भी नाम देना था, सी, सॉरी भूल गया मैं। ये ए था, इसका नाम ए, इसका नाम ए, इसका बी, तो यहां बदलना पड़ेगा सी, लेकिन ये भी सी ही है, और यहां इधर से आए तो भी चेंज हो गया, इधर से आए तो भी चेंज हो गया। तो अब हम बनाते हैं इसमें ए बी सी, ऐसे बी सी के क्लोज है तो सी इधर बनाइए, डी ए के क्लोज है तो डी इधर बनाइए। चलो ए और डी के अक्रॉस पहला काम हो गया, हटाओ। ए और डी के अक्रॉस ये भी हटाओ। ए और सी के अक्रॉस 2r है, तो चाहे तो कंबाइन करके 2r लिख लो, या कंफ्यूजन नहीं रखना तो ये ऐसे ए और सी के अक्रॉस सीधे। अब एक सी और डी के अक्रॉस कितना था? r, सी और डी के अक्रॉस r, और बी और सी के अक्रॉस r, ये बन गया। और अब तो ये आसान सा बन गया, r और r का r/2,
और R सीरीज में 3R/2, 3R/2 और 2R पैरेलल में, तो ये बना 3R/2 2R और ये R, ये बना A और B के अक्रॉस। तो कैसे हुआ R और R का R/2 R, 3R/2 2R, ये 3R/2 और 2R करते तो 1/2 कॉमन लो, 1/2 कॉमन लेते तो 3 और 4 बनता, 12/7, 1/2 कॉमन लिया था तो 6/7 प्लस 1 6/13, सॉरी 6/7 प्लस 1 13R/6। ये आंसर आ गया। ठीक है, वंस अगेन मैं कैसे करता हूं ये मैं रिपीट कर रहा हूं। ये 3/2 था, ये 2, इनको कंबाइन करना था, तो क्या दिमाग में ये करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर 3/2 और 2 में 1/2 कॉमन लिया तो 3 और 4 को कंबाइन करना है पैरेलल में, और 3 और 4 का कॉम्बिनेशन 12/7 है इंटू 1/2 6/7, और ये 6/7 था, ये 1 था, तो 6/7 प्लस 1 13/7 R। चलो अगला डिस्कशन इसमें ये वाला क्वेश्चन था। अब ये मुझे यही बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं। ये A है, अब ये B है, ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट बना दिए थे, सही है। ये B है तो ये वाला हमारा पॉइंट B ही है, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ये C है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट B है यहां से, और इसका नाम अलग देना पड़ेगा D, सब जंक्शन के नाम मिल गए। अब हम बनाते हैं A और B, ठीक है। C B के क्लोज है तो C हम इधर लेते हैं, ठीक है। D कहां है, D नहीं पता चल रहा है क्योंकि D भी B के क्लोज ही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई बात नहीं, D की लोकेशन अभी नहीं पता चली, रहने दो। A और B के अक्रॉस सेफ है 6, A और B के अक्रॉस 12, ये भी सेफ है, सीधे सीधे मिल गया, ये हो गया, ये हो गया। A और C के अक्रॉस 3, ये भी मिल गया। चलो B और C के अक्रॉस 2, B और C के अक्रॉस 2। अब देखें B और C के अक्रॉस एक और है 3, 3। अब C और D, B और D, B और ये, तो अब क्या आ गया कि एक C और D के बीच में है, तो D पॉइंट मैंने बना लिया यहां, समझिए, C और D के बीच में, B और D के बीच में, और B और D के बीच में। तो C और D के बीच में कितना था, 4, B और D के बीच में 6, B और D के बीच में 3। तो मैंने क्या किया, D पॉइंट लास्ट में डिसाइड किया, क्योंकि यहां B के बगल में C था और यहां B के बगल में ही D था, तो मैंने A और B बनाए, C बनाया, D लास्ट में सोचा कि कैसे बनेगा। अब जरा समझिए, इसके बाद चीजें बिल्कुल आसान है। 6 और 3 का पैरेलल में 2, 2 और 4 का सीरीज में 6, 6 और 3 का पैरेलल में 2, 2 और 2 का पैरेलल में 1, तो ये पूरा जो मोहमाया है ये 1 है, तो ये 3 ओम, ये पूरा 1 ओम, और ऊपर बना 12 और 6। अब जरा देखिए, 12 और 6 का पैरेलल में 4 ओम, और 4 और 4 ओम का पैरेलल में 2 ओम, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आंसर है, 2 ओम। ठीक है, इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होती है सोचने में, गलती कहां होती है कि हम ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं लेते, हमेशा ए और बी एक्सट्रीम लीजिए, बाकी बीच में बनाइए। अब बीच में किस ऑर्डर में है कई बार पता चल जाएगा, कई बार नहीं भी पता चलेगा। ठीक है, तो पहली बार में जैसे आपने सी इधर लिया, डी इधर लिया, मजा नहीं आया तो सी इधर ले लो, फिर डी इधर ले लो, पलट के देख लो, अपने आप मजा आ जाएगा कि या तो इसमें फिगर सॉल्वेबल होगा या इसमें होगा। ठीक है, या एक बना लो, दूसरा लास्ट में सोचना। एक लास्ट छोटा सा डिस्कशन और है,
और वो है शॉर्ट करना कब कहते हैं और ओपन कब कहते हैं। तो समझिएगा, ओपन सर्किट ज्यादा आसान है। ओपन सर्किट समझाता हूं, जैसे ये बैटरी थी, ये था, और मैंने ये बैटरी यहां से कनेक्ट कर दी 6 वोल्ट। तो दरअसल करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से और ऐसे वापस। क्योंकि यहां से करंट जाता तो किरचॉफ्स लॉ गलत हो जाता, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ क्या है, जितना करंट आया उतना बाहर निकला। जैसे इससे जितना अंदर आया उतना बाहर, जितना अंदर उतना बाहर। लेकिन यहां से अंदर तो आ रहा है, बाहर निकलने वाली चीज नहीं है। तो ये दरअसल ओपन सर्किट है, वायर इसका ओपन है। इसका मतलब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये जो सर्किट है वो बाहर ही हो गया, उसका कोई रोल ही नहीं रहा। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 ओम। तो 6/5 ये करंट हमारा इसमें से जाएगा। तो ओपन सर्किट तो सीधे सीधे वायर ऐसे खुला रह जाए। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये था आर 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 आर, ठीक है, आर। अब मुझे निकालना होता आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी। तो जब मैं ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालता, मतलब बैटरी यहां लगाता, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ओपन सर्किट हो जाता। ये बाहर है, ये बाहर है। इसका मतलब इसका और इसका कोई रोल नहीं आएगा, बचेगा अकेला ये। तो 2R और R 2R/3 और R 5R/3। तो ये वाला और ये वाला ओपन है। तो ओपन सर्किट तो सीधे सीधे ऐसे होगा कि उसमें से करंट नहीं जा रहा होगा, खुला होगा वो सर्किट। और समझाता हूं ओपन सर्किट। जैसे ये होता, और अगर स्विच ओपन है तो ओपन सर्किट है। जैसे 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, ये 4 ओम। तो इस 4 ओम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि यहां से करंट जाएगा तो जाएगा कहां, अंदर तो आ रहा है, बाहर निकलने की जगह ही नहीं। इसीलिए ये हमारा मीनिंगलेस हो गया। शॉर्ट सर्किट क्या है कि अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल ए और बी सेम पोटेंशियल पे आ जाएं तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होना मतलब ये बाहर मत फेंक देना, ये सिंगल एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है। समझाता हूं। जैसे आपने इसमें ये ऐसे बनाया, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 12 वोल्ट, तो करंट कितना जाएगा। तो यहां पे 2 ओम के दोनों टर्मिनल पे वायर है, तो जो वोल्टेज इसका है वही इसका है। इसका मतलब इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया। और अगर इस पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो ये एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप इसको भी एक कंडक्टिंग वायर मान लो। और कंडक्टिंग वायर माना तो दोनों भी एक वायर ही है, तो ये पूरा एक सिंगल वायर हो गया। ये कुछ ऐसे हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम। ये कितना है, 12 वोल्ट। तो करंट कितना आ गया, 3 एम्पियर। ठीक है। तो अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया उसके अक्रॉस। तो जैसे क्वेश्चन अगर मैं इसमें बनाऊं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 6 वोल्ट, S1 S2, current when only S1 is closed, only S2 is closed, both are closed. तो अकेला S1 क्लोज किया, अकेला S1 क्लोज किया तो ये शॉर्ट हो गया, ये दो जिंदा है, तो 6/5 एम्पियर। अकेला S2 क्लोज किया, ये बंद कर दिया, तो अकेला S2 क्लोज किया तो एक्चुअली फोटो हो गई कुछ ऐसी। ठीक है, तो ये दो तो जिंदा है, 6/3 एम्पियर। दोनों क्लोज कर दिए तो ये भी मर गया, ये भी मर गया, बचा कितना, 6/2 एम्पियर। ठीक है। दरअसल ये एक इंटरेस्टिंग जुगाड़ की तरह काम करता है कि
जैसे मैंने जुगाड़ आपको समझाता हूं। जुगाड़ मान लो ऐसा है, 5 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम। ठीक है, अब मैं स्विचेस बना रहा हूं इसमें। एक स्विच यहां है, एक स्विच यहां है, एक स्विच यहां है, एक स्विच यहां है, S1, S2, S3, S4। अब देखें ऑल क्लोज्ड, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 0, सभी मर गए। ऑल ओपन, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? सभी ओपन रखो, तो 5 और 2 10 और 2 12 और 1 13। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि है हमारे पास 4 रेजिस्टेंस, ऑल रेजिस्टेंसेस फ्रॉम 0 to 13 इंटीजर रेजिस्टेंसेस कैन बी फॉर्म्ड या कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दिस। 4 रेजिस्टेंस की मदद से हम इन 13 में से कोई भी बना सकते हैं। जरा सोचिए, 1 ओम बनाना होता तो हम कैसे बनाते? 2 2 5 1, तो ये शॉर्ट कर दो, ये शॉर्ट कर दो, ये शॉर्ट कर दो, अकेला 1 बचा। 2 ओम बनाना होता तो 2 ओम, ये शॉर्ट कर दो, ये शॉर्ट कर दो, ये शॉर्ट कर दो, ये 2 ओम बन गया। 3 ओम बनाना होता तो 1 और 2 को खुला छोड़ दो, अगले 2 को शॉर्ट कर दो, ये 3 ओम। 4 ओम बनाना होता तो इन 2 को एक्टिव कर दो, 5 पे अकेले एक्टिव इसको कर दो, 6 इन दोनों को एक्टिव, 7 इन दोनों को एक्टिव, 8 इन तीनों को एक्टिव, 9 इनको एक्टिव। 1 मिनट, 13 है, 10 होना चाहिए, 2, इट शुड बी 10 ओम, सॉरी, इट शुड बी 10 ओम। हाँ, तो ये 5 2 2, तो देखिए 10 भी हम बना लिए। तो इस तरीके से हम कोई भी बना सकते हैं। जरा मैं इसी में एक 10 ओम और जोड़ देता हूं। हाँ, तो जैसे यहां देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका एप्लीकेशन है स्विचेस का। 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 20 50, ऐसा कुछ पैटर्न लिया मैंने। अब इसका R इक्विवेलेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है? आंसर है 0। जब सभी स्विच क्लोज कर दो, ऑल क्लोज्ड, सभी को क्लोज कर दिया, सभी शॉर्ट हो गए, सभी निपट गए। मैक्सिमम कितना है? सभी को जोड़ लो। ठीक है, 5 और 2 7, 2 9 और 1 10, 10 इसका, 10 20 और 20 40, 60 50 110, ऑल ओपन। ठीक है, तो सभी ओपन है तो सभी एक्टिव हो गए। मतलब जो भी स्विच ओपन है वो एक्टिव है और क्लोज कर दिया तो वो निपट गया। जैसे मान लीजिए मैं अगर करूं S1 S2 S5 S7 ये क्लोज्ड है, तो R इक्विवेलेंट कितना आता? तो S1 क्लोज्ड है, फिलहाल एक तो है तो मैं बना ही सकता हूं, एक फोटो बना देता हूं। 1 2 2 5 10 20, जगह कम पड़ गई, 20 50, ये बना देता हूं। S1 क्लोज्ड है, ये मर गया। S2 भी क्लोज्ड है, ये भी मर गया। S5 10 वाला, ये भी मर गया। S7 20, ये भी मर गया। तो एक्टिव कौन सा बचा? ये। तो रेजिस्टेंस कितना आया? ये सभी सीरीज में है, 50 और 20 70 77। ठीक है, तो 77 ओम रेजिस्टेंस है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं आपसे अब क्या कह रहा हूं कि हम हर रेजिस्टेंस 0 ओम, मतलब 1 ओम 2 ओम 3 ओम अप टू कितना आया मैक्सिमम? 108 ओम, 109 ओम, 110 ओम, ये सभी रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन की मदद से। सिर्फ आपको स्विचेस को ऑन ऑफ करना है और ये सभी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे। मतलब है हमारे पास टोटल कितने? 8 रेजिस्टेंस। बना हमने कितने लिए? 110। तो 8 रेजिस्टेंस की मदद से 110 टाइप के रेजिस्टेंस बना लेंगे। जैसे सोचिए, 1 ओम चाहिए, अकेले इसको एक्टिव करो। 2 ओम पे अकेला ये एक्टिव, 3 ओम पे ये दोनों एक्टिव, 4 पे ये, 5 पे अकेला ये, 6 पे ये, 7 पे ये दोनों, 8 पे ये तीनों,
9 पे ये तीनों, और 10 पे अकेला एक, तो 10 तक बन गए। अब 11 बनाना है, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 14, 15, 16। दरअसल क्या है कि इन्होंने जिम्मेदारी उठा ली यूनिट प्लेस की। इन्होंने कहा यूनिट प्लेस तो हम बना देंगे 1 से लेके 9 तक का जो चाहिए। इन्होंने समझिए कि एक तरह से टेंस प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। इन्होंने कहा कि मैं 1 से 9 ओम इंक्लूडिंग 10 दे सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम 10 ओम टू 90 ओम कुछ भी दे सकते हैं, एक्चुअली 100 ओम। तो शायद समझ गए होंगे हुआ क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए 83 ओम या 86 ओम, तो 86 ओम चाहिए तो हमें क्या क्या एक्टिव करना है? 50 करना है, 20 करना है, 10 करना है, 80 ये हो गए, और 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दे देगा, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं इसे। मतलब अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना हो जिनकी वैल्यूज हमें नोन हो, उसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, जिसमें कुछ सेट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी मदद से हम ढेर सारे रेजिस्टेंस बना सकते हैं। पैटर्न क्या है? 1 2 2 5 10 20 20 50 100 200 200 500 अप टू सो ऑन, चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस वाला पार्ट डिस्कशन हुआ, और आई थिंक कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी पूरी। अगली क्लास में हम हाउ टू सॉल्व सर्किट इसकी बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस होंगी और काफ़ी लिंक्ड क्लास होंगी। इसका लिंक अगले पे आएगा, उसका लिंक अगले पे आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिएगा।